उत्थान साइंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक की 2 क्लासें हो गई हैं, उसमें तीसरी क्लास में अपन पढ़ेंगे संश्लेषित रबर के बारे में। किसके बारे में? संश्लेषित रबर के बारे में, यानी बहुलक। बहुलक में है पॉलीमर, यानी कि बहुलक के बारे में। देखो जो संश्लेषित रबर था तीसरे नंबर का, संश्लेषित रबर। अब देखो ये संश्लेषित रबर किस किस से मिलकर बना होता है, ये संश्लेषित रबर किस किस से मिलकर बना होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जो बहुलक है, बहुलक में जो तीसरा पॉइंट है संश्लेषित रबर, पहला था कौन सा? कृत्रिम रेशा था, उसके बाद में कौन सा था? उसके बाद में प्लास्टिक था, और तीसरे नंबर का था कौन सा? संश्लेषित रबर। और ये संश्लेषित रबर किस किस से मिलकर बना होता है, इसकी चर्चा करते हैं अपन। तो देखो ये है पहला तो किससे है? देखो संश्लेषित रबर जो मिलकर बना होता है, उसमें देखो कि किस किस से मिलकर बना होता है संश्लेषित रबर है। अब इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो जो ब्यूना है ना, ब्यूना एस और ब्यूना एन से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, ब्यूना एस और ब्यूना एन से मिलकर बना होता है। तो देखो ये ब्यूना एस जो रबर प्राप्त होता है किसकी उपस्थिति से? सोडियम द्वारा। किसके द्वारा? जो सोडियम है, सॉरी इससे पहले ये बताएंगे, ब्यूना एस और ब्यूना एन है। तो देखो ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो देखो ये है ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरिन। इससे मिलकर तो ब्यूना एस बनता है। ठीक है, और ब्यूना एन है वो ब्यूटाडाइईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर है। किससे? एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर है। एक्रिलोनाइट्राइल इनसे मिलकर, इन दोनों से मिलकर ब्यूना एन का निर्माण होता है। और ये दोनों मिलकर ब्यूना एस और ब्यूना एन मिलकर संश्लेषित रबर प्राप्त करते हैं। ठीक है, संश्लेषित रबर प्राप्त करते हैं। देखो वो किस किस से हैं दोनों। देखो यहां पर 2,3 डाई मेथिल एक तो इससे, ठीक है, और एक है 1,3 डाई ब्यूटाडाइईन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा, किसके द्वारा? सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करे एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? पदार्थ प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है रबर। क्या है? रबर। इरेजर है। ठीक है, इससे मिलकर इसका निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्यूना क्या कहा जाता है? ब्यूना नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ब्यूना नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ब्यूना नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? ब्यूना नाम दिया गया है, जिसे ब्यूटाडाइईन तथा सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। जो Bu है, ठीक है, Bu है, ठीक है, जैसे Bu है, ब्यूना है, ब्यूटाडाइईन, ठीक है,
ब्यूटाडाइइन को ब्यूना ब्यूटाडाइइन सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 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 सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। ठीक है ना। अब देखो वापस से समझते हैं इसको। देखो संश्लेषित रबर है, ठीक है, संश्लेषित रबर है, वो देखो ब्यूना एस है। ब्यूना एस किस किस से मिलकर बना होता है? ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरिन से मिलकर ब्यूना एस का निर्माण होता है, तथा ब्यूना एन है, ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर ब्यूना एन का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों मिलकर संश्लेषित रबर का निर्माण करते हैं। उससे पहले क्या है कि 2,3-डाइमेथिल और 1,2-डाइब्यूटाडाइइन सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर एक रबर जैसा पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है। उसका नाम है ब्यूना। अब ब्यूना है उसको ब्यूटाडाइइन बोलेंगे। वो किसको दर्शाता है? सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। याद हो गया होगा, ठीक है ना, याद हो गया होगा। तो देखो वापस से एक बार और देखते हैं इसको। ठीक है। तो देखो ये संश्लेषित रबर है, एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि संश्लेषित रबर क्या है, समझाइए। ठीक है, संश्लेषित रबर क्या है समझाइए। और एक था प्राकृतिक रबर क्या है समझाइए। वो बताया था मैंने, ताड़ नामक एक वृक्ष है, उसके कच्चे फल आते हैं, उसको चीरा लगा दिया जाता है, जो दूध निकलता है उसको क्या कर लिया जाता है? उसको सीड या लेटेक्स कहा जाता है। लेटेक्स को है ना एसिटिक अम्ल में मिलाकर उसको क्या मिला दिया जाता है, गाढ़ा पदार्थ बना लिया जाता है। उसके बाद में जो पदार्थ है उसको क्या कर लिया जाता है? तो तन सामर्थ्य वाला जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको सल्फर के साथ क्या कर दिया जाता है? गर्म कर दिया जाता है, और हमको जो प्राप्त पदार्थ है वो रबर जैसा प्राप्त पदार्थ मिलेगा। उसके बाद में क्या है? उसको क्या कर लिया जाता है? वो प्राप्त करने के बाद में क्या है? उसको बिछा दिया जाता है। ठीक है। और उसको क्या कर लिया जाता है? उसके ऊपर रोल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रोल कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद में क्या है? वो जो रबर होगा वो कैसा होगा? मजबूत कठोर होगा। कैसा होगा? मजबूत और कठोर होगा। इसकी बात करते हैं, संश्लेषित रबर की बात करते हैं। तो दो मिलकर ब्यूना एस और ब्यूना एन, ब्यूना एस और ब्यूना एन है, ब्यूना एस और ब्यूना एन है। ठीक है, ब्यूना एस और ब्यूना एन है, ये मिलकर संश्लेषित रबर का निर्माण करते हैं। इसमें देखो 2,3-डाइमेथिल और 1,3-डाइब्यूटाडाइइन CO2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? CO2 की उपस्थिति में है, सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका नाम दिया गया है ब्यूना, नाम दिया गया है ब्यूना। ब्यूटाडाइइन तथा सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। ठीक है, याद हो गया होगा ये। ठीक है, इसके बाद में इसका उपयोग बताता हूं, संश्लेषित रबर का उपयोग। ठीक है, संश्लेषित रबर का उपयोग, संश्लेषित रबर का उपयोग में देखना भाई, संश्लेषित रबर के उपयोग। ठीक है, संश्लेषित रबर का उपयोग में है संश्लेषित रबर का उपयोग, संश्लेषित रबर का उपयोग। तो देखो पहला पॉइंट लगा के लिखोगे कि ये जो रबर है वो देखो तेल की टंकियां बनाने में, तेल की टंकियां बनाने में किसमें काम में आता है? जो तेल की जो टंकियां बनाई जाती है उसमें काम में आता है संश्लेषित रबर। और उसके बाद में है यानी कि टायर ट्यूब बनाने में, टायर ट्यूब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना उनमें ये रबर लगाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में है पेट्रोल के नल बनाने में, पेट्रोल के नल बनाने में, पेट्रोल के नल बनाने में। इसके बाद में है अगला पॉइंट है कि जूतों के तले बनाने में, जूतों के तल बनाने में इस संश्लेषित रबर का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तेल की टंकियां बनाने में, टायर ट्यूब बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, ठीक है, जैसे हैमर नहीं है क्या, हैमर हथौड़ा, ठीक है, तो उसमें भी जो चिकित्सा क्षेत्र वाला, वो वाला नहीं, चिकित्सा क्षेत्र वाला जो हैमर आता है ना, उसके जो आगे वाला जो भाग होता है जिसके ऊपर हम, जिससे मारा जाता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी के ऊपर मारा जाता है, उसका आगे वाला जो भाग होता है, ठीक है, जो आगे वाला जो हमारे ऊपर यानी कि जो गिराया जाने वाला जो भाग है, वो भाग है ना, उसका जो वो संश्लेषित रबर का बना हुआ होता है, यानी कि संश्लेषित रबर का बना हुआ होता है। और पेट्रोल के नल होते हैं, वो भी रबर के बने हुए होते हैं। जूतों के जो तले होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, संश्लेषित रबर के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में है, अब ये बहुलक कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है, बहुलक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आज लेंगे, देखो अगला पॉइंट आज कौन कौन सा है, देखो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो एक कुछ बीच में कुछ चीजें छोड़ दी थी, जैसे मार्स गैस है, इनके उदाहरण पूछे जा सकते, जैसे मार्स गैस है, मार्स गैस को CH4 बोला जाता है, ठीक है, मार्स गैस को CH4 बोला जाता है। और ये देखो मार्स गैस, जैसे CH4 का उपयोग है, जैसे ये धान के खेत के अंदर, धान के खेत में गैस पाई जाती है। जो सीवेज आते हैं, सीवेज जो गटर लाइनें होती हैं, उनमें भी इसका उपयोग, यानी कि उनमें भी ये CH4 पाई जाती है। जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, सरसों का जो तेल है, उसमें भी ये गैस उपस्थित होती है, ठीक है। और जो गोबर खाद आता है, गोबर खाद आता है, उसमें भी ये CH4 गैस है, उसमें भी यानी कि उपस्थित होती है, ठीक है। धान के खेत में, जैसे धान के खेत में जो औरतें होती हैं, वो यानी कि जो जाड़े खोदती हुई ही क्या है, जो कुछ चारा वगैरह के लिए जाती हैं, तो वहां खोदते टाइम पर क्या है, जैसे गैस ज्यादा मात्रा में वहां उत्पन्न हो जाती है, ज्यादा मात्रा में ये इसका ज्यादा मात्रा में क्या है, ये निकलती है। तो देखो क्या होता है कि वहां जो महिलाएं हैं, जो खेत में हैं महिलाएं हैं, तो देखो वहां पर ये जो गैस है CH4, जो मार्स गैस है, वो क्या है, वहां पर अधिक मात्रा उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा मात्रा में होगी। तो क्या होगा कि वहां जो औरत है, ठीक है, जो घास वगैरह खोद रही है, वो क्या होगी, वो बेहोशी की स्थिति में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या है, किसका सूत्र पूछ सकता है, मार्स गैस किसे कहा जाता है, ये पूछ सकता है, इसके उपयोग भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में है, अगला पॉइंट है कास्ट स्प्लिट। कास्ट स्प्लिट का सूत्र है, कास्ट स्प्लिट का सूत्र, कास्ट स्प्लिट का सूत्र है, कास्ट स्प्लिट का सूत्र है, वो है CH3OH, ठीक है, CH3OH है। तो देखो ये लकड़ी के बंधन आसवन से प्राप्त किया जाता है, जो ये है ना, किससे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी है ना, लकड़ी के भंजक आसवन, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में है एसिटिक अम्ल। देखो सूत्र भी कास्टिक यानी कि कास्ट स्प्लिट देखकर सूत्र पूछ सकता है, या किससे प्राप्त किया जाता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। ये तीसरे नंबर का है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है, इसका सूत्र है CH3COOH, ठीक है। ये है सिरके के लैटिन नाम एसिड से लिया गया है। ये जो एसिटिक अम्ल है वो किससे लिया गया है, जो सिरका आता है ना, सिरके के लैटिन नाम से
लैक्टिन नाम से लिया गया है, ठीक है। सिरके के लैटिन नाम से लिया गया है, जिसे एसीटम कहा जाता है, एसीटम कहा जाता है। इसके बाद में है एसीटम कहा जाता है, इसके बाद में देखो एसीटम कहा जाता है, इसके बाद में है अगला है फार्मिक अम्ल, ठीक है। फार्मिक अम्ल है, अगला है कौन सा, फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल में देखो जो चींटी का डंक होता है, वो जो चींटी का डंक है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, देखो फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH, ये तो इसका सूत्र है। और जो चींटी आती हैं, चींटी के डंक पाए जाने वाला, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है, ठीक है। चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। इसके बाद में है लैक्टिक अम्ल, इसके बाद में है लैक्टिक अम्ल। क्या है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल का देखो सूत्र क्या है, COH COOH, ये इसका सूत्र है, ठीक है। ये तो इसका सूत्र है। अब ये लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टम दूध से प्राप्त किया जाता है। लैक्टिक अम्ल है वो किसका है, दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। क्या है, दूध में पाए जाने वाला अम्ल है, ठीक है। इसके बाद में ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, फार्मिक अम्ल है किससे, चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है किसमें, दूध में पाया जाता है, ठीक है। सिरका है, सिरका कहाँ है, जो अचार आता है ना, अचार को सुरक्षित रखने के लिए इसमें एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है, ठीक है ना। और मार्क्स गैस के बारे में बता दिया, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है वो है देखो हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण था, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण था, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण था, हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है उसमें देखो हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में, दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो कौन सा होता है, चक्रीय, और एक तो होता है अचक्रीय और एक होता है चक्रीय। तो अचक्रीय, एक तो होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक होता है कौन सा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एक कौन सा होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो चक्रीय के अंदर कौन कौन से आएंगे, ठीक है, इनकी बात करते हैं। चक्रीय के अंदर कौन कौन से आएंगे और अचक्रीय के अंदर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। जैसे चक्रीय के अंदर कौन कौन से आएंगे इनकी बात करते हैं। तो देखो चक्रीय के अंदर कौन कौन से हैं, अचक्रीय के अंदर कौन कौन से आएंगे, चक्रीय के अंदर कौन कौन से आएंगे। इसमें है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तो कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखो संतृप्त के अंदर कौन सा पढ़ाया था ना, एक संतृप्त के अंदर कौन सा पढ़ाया था, कौन सी चीज थी, कौन सा बंध था, ठीक है। तो इसमें भी जानेंगे। तो इस संतृप्त के अंदर कौन सा था, संतृप्त की परिभाषा बताई थी, और क्या है संतृप्त के अंदर क्या है, इसकी परिभाषा बताई थी। और इसके बाद में क्या है, देखो संतृप्त में क्या है, असंतृप्त के अंदर कौन सा है, संतृप्त के अंदर कौन सा है, और असंतृप्त के अंदर कौन सा है। तो देखो इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इनकी यहाँ पर लिख देता हूं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी, एल्केन श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। जो कौन से बंध में होती है, एकल बंध में होती है, एकल बंध पाया जाता है, ठीक है ना।
एकल पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर पहला तो कौन सा है, एल्कीन श्रेणी के अंदर है, कौन सी में, एल्कीन श्रेणी के अंदर है। और दूसरा कौन सा है, एल्काइन श्रेणी के अंदर, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, डबल बंध पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा। और इसमें इसी एल्काइन श्रेणी के अंदर कौन सा है, त्रिबंध पाया जाएगा, कौन सा, त्रिबंध पाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी इनकी हाइड्रोकार्बन की जो चक्रीय अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है। अचक्रीय का मतलब क्या है, जो चक्रीय यानी कि जिसका साइक्लिक नहीं है, जिसका साइक्लिक नहीं है, जो इसकी जो संरचना बनेगी वो एक लंबी श्रृंखला के रूप में बनेगी, ठीक है, लंबी श्रृंखला के रूप में बनेगी, पर वो चक्रीय नहीं है, ठीक है, वो एक साइकिल के पहिए जैसी गोलाकार संरचना नहीं है, ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है चक्रीय, इसके बाद में क्या है, चक्रीय। चक्रीय में देखो, चक्रीय में क्या है, चक्रीय के अंदर क्या है, देखो चक्रीय के अंदर क्या है, देखो चक्रीय के अंदर क्या है, एक तो आता है साइक्लोहेक्सेन, एक तो आता है बेंजीन, एक आता है साइक्लोहेक्सेन, एक तो आता है बेंजीन और दूसरी साइक्लोहेक्सेन। एक बेंजीन और एक साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, चक्रीय में। अब बेंजीन और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। पिछली बार आया था कि बेंजीन का सूत्र देखो, अब देखो बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र है C6H6, C6 और H6 है, ठीक है। इसकी संरचना होती है, वो कैसी होती है, गोल होती है, कैसी होती है, गोल होती है। जो साइकिल का पहिया आता है, साइकिल का जो पहिया आता है उसकी तरह है इसकी संरचना, ठीक है, बेंजीन की संरचना, ठीक है। अब देखो इसमें 6 तो कार्बन है और 6 क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखो इसकी संरचना एक तो कैसे बन जाती है, एक तो इस तरह से बन जाती है, देखो एक तो इस तरह से इसकी संरचना बन जाती है। और एक है ना, जैसे कार्बन 6 है, एक साइकिल जैसी पहिए जैसी संरचना बनानी है यूं, ठीक है। तो देखो यहां पर एकल बंध के रूप में जोड़ देते हैं, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। अब इसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन हैं, 6 के 6 जोड़ देता हूं मैं यहाँ, ठीक है, 6 के 6 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। अब इसके बाद में है कि इसकी जो बैलेंसिंग है, इस कार्बन की जो बैलेंसिंग है वो पूरी करता हूं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया। इसके बाद में देखो इसका 1 2 3 4, ठीक है ना, हो गया इसका। देखो इसकी देता 1 2 3 और यहाँ लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि 1 2 3 4 5 हो जाएगी फिर इसकी। अब यहाँ पर लगाऊंगा 1 2 3 4, ठीक है। इसकी देखो 1 2 3 4 इसकी पूरी होगी, 1 2 3 यहाँ लगाऊंगा इसको, ठीक है। तो ये संरचना इसकी बन गई, ठीक है ना, इस तरह से इसकी संरचना बन गई, ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना बन गई। इसके बाद में क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का जो सूत्र होता है, साइक्लोहेक्सेन का जो सूत्र होता है उसमें देखते हैं कि इनकी संरचना कैसी होती है और ये इनकी संरचना किस तरह की होती है और सूत्र कैसे किस प्रकार का होगा, ठीक है। अब है साइक्लोहेक्सेन, क्या है, साइक्लोहेक्सेन का है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में है ना, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है C6H12, ठीक है, C6H12 है, यानी कि C6 है और H12 है, ठीक है। तो देखो यहां पर इस जो इसकी संरचना है वो किस तरह की है, गोलाकार है। इसकी संरचना भी कैसी है, गोलाकार है, यानी कि जो साइकिल का जो पहिया आता है, साइकिल का जो पहिया आता है, साइकिल के पहिए जैसी इसकी संरचना है, ठीक है, साइकिल के पहिए जैसी इसकी संरचना है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये देखो ये यौगिकों के रूप में होता है, तो ये देखो एलिफेटिक होता है, कैसा होता है, एलिफेटिक, एलिफेटिक होता है। और जो बेंजीन होता है, बेंजीन में एक और लिख लेना, वो कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, वो कैसा होता है, एरोमेटिक, कैसा होता है,
एरोमेटिक होता है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, और ये साइक्लोहेक्सेन है वो एलिफेटिक होता है। तो देखो इसमें एलोफेटिक और एरोमेटिक क्या है, देखो एलोफेटिक में क्या है, एलोफेटिक क्या होते हैं कि जो जलाने पर बिना धुएं के साथ जलाने पर बिना धुआं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। वो एलिफेटिक में आते हैं, जलाने पर बिना धुआं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करते हैं, जलाने पर काले धुएं के साथ, ये जलाने पर बेंजीन बता रहा हूं, जलाने पर काली धुआं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ये जलते हैं। ठीक है, यानी कि जलाने पर जो बेंजीन है एरोमेटिक है वो जलाने पर काली धुआं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करते हैं, बिना धुआं के साथ। तो ये काली धुआं, तो ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। और ये एलिफेटिक है ना, वो देखो धुआं नहीं निकालता है, वो ज्वाला के साथ जलता रहता है, धुआं नहीं निकालता है। तो देखो वो क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, बस इसमें ये अंतर है। तो देखो इसकी संरचना देखते हैं। ठीक है, इसकी संरचना, इस साइक्लोहेक्सेन की संरचना देखते हैं। तो देखो क्या है, इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। तो देखो यहां पर एक कार्बन है और एक यहां ऐसे लगा देते हैं कार्बन। ठीक है, अब यहां एक एक बंद के रूप में इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक हाइड्रोजन, 12 है हाइड्रोजन, सुन लेना 12 हाइड्रोजन है। तो देखो कैसे कैसे लगेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी बैलेंसिंग पूरी करनी है। देखो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, इसका यहां और एक इसका यहां। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना होगी। तो देखो इसको इस तरह से, जो 1 2 3 4 इसकी बैलेंसिंग, सभी की बैलेंसिंग पूरी है। तो देखो एक तो इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सॉरी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। हाइड्रोजन को भी तो लेंगे ना, हाइड्रोजन को लेंगे भाई, कहाँ चलेंगे, ये लो। इस तरह से इसकी संरचना होगी। तो देखो कैसे होगी, CH2 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं। यहां पर भी क्या है, CH2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहां पर CH2 ये वाला, फिर इसके बाद में ये है CH2, फिर इसके बाद में क्या है CH2, इसके बाद में भी क्या है CH2। ठीक है, तो इस तरह की संरचना बनेगी। एक तो इस तरह की संरचना बनेगी। और इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, ये इस तरह की एक इसकी संरचना भी बनेगी भाई, इस तरह की इसकी संरचना बनेगी यू। ठीक है, इस तरह की इसकी संरचना बनेगी। अपन अब कल चर्चा करेंगे, वो करेंगे अपरूप के बारे में चर्चा करेंगे। देखो इस साइंस में देखो एक पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, अपन यानी कि जो अपरूप और रह गए, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर इन वीडियो को देखना है आपको, बार बार इन वीडियो को देखना है। वही यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है कि साइंस और मैथ की क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो देखो यहाँ पर पढ़ाया जाता है ना, वही स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही बात है वहां पढ़ाया जाता है, वो यहां पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इन वीडियो को बार बार देखोगे तो क्या होगा, यानी कि नोट्स बनाओगे। एक तो क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, और क्या करोगे, इनको बार बार रिवाइज करने से ही ये याद होंगे। ठीक है, बार बार रिवाइज करने से ही ये जो एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणी है वो याद होंगी। ठीक है, और अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। आज के लिए काफी है, बाय।